और इस बीच नंबर आप देख रहे हैं, हरियाणा बीजेपी जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46, उससे पार 48 पर इस समय खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी 34 पिछड़ गई है। जादुई आंकड़े से बहुत पीछे कांग्रेस इस समय हरियाणा में नजर आ रही है। एनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई, अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई। और कहां तो एक समय में ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आने वाली है। 65 के आंकड़े को कांग्रेस पार्टी टच कर गई थी, लेकिन वहां से घटते 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 जादुई आंकड़े से नीचे फिसलते हुए कांग्रेस इस समय 34 पर है। बीजेपी का आंकड़ा 48 पर पहुंचा हुआ है। इस समय जादुई आंकड़ा बहुमत वाला 46 का, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें उसको पार करके अभी की स्थिति में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि फिर बता दूं कि अभी 10:32 का समय हो रहा है, मतलब करीब 2.5 घंटे की काउंटिंग हुई है। और ऐसे में क्या तस्वीर बदलेगी या फिर यहीं से अब ये इसी रूप में रुझान जो है वो नतीजों में कंसोलिडेट होते जाएंगे, इसको लेकर अभी कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। शायद 11 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। पंकज जी, 1 बजे तक का इंतजार कीजिए, कम से कम 1 बजे तक। आप तो काम बढ़ा रहे हैं सर मेरा। एक चीज और, सुधांशु जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव के जो रुझान हैं वो सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि महीनों पहले से राज्यों में दशा कुछ और दिखाई देती है, और जिस दिन मतगणना होती है उस दिन दिशा पता नहीं कैसे सुधांशु जी के मुताबिक सकारात्मक हो जाती है, उनके पक्ष में चली जाती है। यही मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं, अभी कुछ देर पहले तक तो 65 हो गया था कांग्रेस, तब तो आप ही मान रहे थे सकारात्मक हो गई दिशा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो छत्तीसगढ़ में हुआ, कुछ वैसा ही हरियाणा में होता दिखाई दे रहा है अगर हो गया तो। और ये देखिए जरा, हरियाणा के अंदर जो मामला है वो बहुत करीबी चल रहा है। रोहतक से बीजेपी के मनीष ग्रोवर जो हैं वो सिर्फ 542 वोटों से ही आगे चल रहे हैं। बीजेपी 9, कांग्रेस 3 सीटों पर। 1000 सीटें ऐसी हैं जिसके अंतर से, माफ कीजिएगा, 1000 वोट ऐसे हैं जिसके अंतर से दोनों पार्टियां जो हैं वो आगे पीछे चल रही हैं। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। और पंकज जी कह रहे हैं 1 बजे तक इंतजार करो। आपको क्या लग रहा है, कब तक क्लियर हो जाएगा मामला? मैं तो चाहता हूं आपकी एंकरिंग 11 बजे समाप्त हो जाए, सारे नतीजे तुरंत आ जाएं, क्योंकि आप सुबह से इतनी एनर्जी के साथ कर रही हैं। लेकिन मुझे जो अभी पंकज जी कह रहे थे ना, ये जो मतलब क्या कहते हैं, किसी पर भी संदेह करना किसी तुरंत, ये थोड़ा ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि अभी तो जिन राज्यों के ये नाम गिना रहे थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी दिशा सकारात्मक दिख रही थी, वो अचानक नकारात्मक हो गई। तो जनता के मूड का हमें नहीं पता होता। हम जबरदस्ती ऐसी ऑफिस में बैठ के पंडित बने रहते हैं। मैं खुद अपनी बात कह रहा हूं, मैं इस बार हरियाणा में गया ही नहीं। लेकिन हमारा सोर्सेज क्या है? हमारे सोर्स हैं सेकेंडरी सोर्सेज। आप अखबार में पढ़ते हो, रुमाना को सुनते हो, दिवांग सर जैसे वरिष्ठ लोगों को सुनते हो, तो इन चीज़ों के आधार पर आप आकलन बनाते हो। और जो पोलस्टर हैं उनके भी तो सारे पोल जो कह रहे थे इस बार, जबकि मार्जिन का परसेंटेज 5 से 10 कर दिया उन्होंने, बावजूद इसके परिणाम उससे भिन्न नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए जरा किस तरीके से निर्दलीय जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। हिसार से निर्दलीय है सावित्री जिंदल, वो 3836 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून, वो 3587 वोटों से बढ़त बढ़ाए हुए हैं। हरियाणा के रुझानों में ये बड़ा उलटफेर जो फिलहाल हो गया है, हरियाणा में कांग्रेस 34 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी जादुई आंकड़ा 46 का पार करके 48 सीटों पर खड़ी हुई नजर आ रही है। कालका से भी निर्दलीय है गोपाल, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। अंबाला कांड से निर्दलीय चित्रा सरवरा 943 वोट से वो आगे चल रही है। गन्नौर निर्दलीय देवेंद्र कादियान है, वो 3572 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर कितने तो ये निर्दलीय ही आ गए जो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। कहां तो ये फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार वाली थी, लेकिन मामला अब पेचीदा हो गया। जी, रोमाना रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है। सर, काउंटिंग चल रही है, क्या रिपोर्ट्स आपके पास है? और शुरुआती बढ़त के बाद कांग्रेस पिछड़ गई है, इसकी क्या? नहीं, कहीं नहीं पिछड़ी। कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, बहुमत कांग्रेस का आ रहा है। कितनी सीटें आपको लग रहा है आज के दिन में? बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो सीटों में थोड़ा पीछे हुई है कांग्रेस, कहीं पीछे नहीं हुई है। और क्या फैक्टर मानते हैं जो कांग्रेस जीत रही है, अगर तो उसके पीछे फैक्टर क्या है? इनकी विफलताएं। हुड्डा साहब, क्या आपकी कामयाबी? चलो ठीक है। क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब है सर, एक अच्छा प्रदर्शन। तो देखिए, जिस सवाल का जवाब नहीं देना वो जवाब नहीं दे रहे, लेकिन दावा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि जो
फिलहाल जो आंकड़े हैं वो पलटेंगे और कांग्रेस बहुमत से सरकार बनाएगी। रुमाना, बिल्कुल, देखिए अभी तो आंकड़ों में कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है, अभी तो आंकड़ों में बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने की पोजीशन में नजर आ रही है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन आंकड़ों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त की तस्वीर बदलेगी, हरियाणा में बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये हुड्डा की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि हरियाणा के रुझानों में तो बड़ा उलटफेर हो गया है, कहां तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 60 से आगे बढ़कर 65 पर पहुंच गई थी, लेकिन अब खिसक कर 35 पर आ गई है। बीजेपी जो है अभी भी बहुमत के आंकड़े को पार करके 47 पर आ गई है बीजेपी। हालांकि आपको बता दें बीजेपी का नंबर भी 55 तक टच कर गया था, उससे घटते घटते अब बीजेपी भी 47 पर आ गई है, पर कांग्रेस अभी भी 35 पर है। और जानकारी ये बता रहे हैं कि बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां पर महज 1000 वोट के आसपास का अंतर है, जिससे आगे पीछे का यह खेल चल रहा है। लेकिन फिलहाल अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त मिली हुई है। हरियाणा के रुझानों में अहिरवाल क्षेत्र जहां से बीजेपी को फायदा मिल रहा है। देखिए, राव इंद्रजीत के जाने के बाद बीजेपी को हमेशा इसका फायदा मिला। अब की बार ये था कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और जहां तक आपने बात की करीब 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 के आसपास का मार्जिन है। लेकिन आपको पता है, एक दिलचस्प बात मैं बता दूं, राव इंद्रजीत का आपने नाम ले लिया, अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी अच्छा कर रही है, हम कह रहे हैं, लेकिन अटेली सीट जहां से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव चुनाव मैदान में है, अटेली पर बीजेपी पिछड़ रही है। मतलब राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव अपनी सीट पर पिछड़ रही है। देखिए, अटेली से बीएसपी के कैंडिडेट रतनलाल, वो काफ़ी दिन से फील्ड में लगे हुए हैं। अटेली में राव इंद्रजीत को हराने के लिए पूरी भाजपा लगी हुई थी। आप ये तय मानिए कि भाजपा के लोग अटेली में राव इंद्रजीत को हराना चाहते हैं, आरती को, और बादशाहपुर में राव इंद्रजीत के लोग राव नरवीर को हराना चाहते हैं। ये जो क्रॉस वोटिंग हो रही थी, जो फाइटिंग थी, इसका नुकसान वहाँ पर हो रहा है अटेली में। बिल्कुल, अटेली में यहाँ पर फिलहाल आरती राव पिछड़ रही हैं, आंकड़ा बदल रहा है, बीजेपी 47 पर आ गई है, कांग्रेस 35 पर है, और लगातार अहिरवाल क्षेत्र जहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अब बीजेपी जादुई आंकड़े पर आकर खड़ी हो गई है। एक और घटा बीजेपी का नंबर 46 पर, अब कांग्रेस और बढ़ी 37 पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई अब नजर आ रही है, और फासला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वो कुछ घटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी आनंद जी, ये किस तरफ अब बढ़ रही है इन दोनों की गाड़ी? मैं तो एक ढलान एक चढ़ान, बहुत टफ और क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है हरियाणा के पुराने दौर में लौटने वाला है। बड़ी आया राम गया राम वाली जो पॉलिटिक्स होती थी ना, अगर खुदा न खास्ते यहाँ कांग्रेस की सरकार, मैं अगर को बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा, और कांग्रेस ने जो एक मोमेंटम गेन किया है पूरे देश में, उस पर ब्रेक लगेगा। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस क्लियर कट मेजोरिटी से नहीं आती तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। याना क्या कहना चाह रही है? आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज बीजेपी देमसेल्फ वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि वो जीतेंगे। कोई सीएम कैंडिडेट ही नहीं है अभी तक अनाउंस किया, वो पता ही नहीं कौन। कहाँ? हरियाणा में नहीं, नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े, वो अनाउंस करके बाकायदा। पता नहीं, लेकिन तो सैनी साहब के नाम पर चुनाव लड़े। ये अलग बात है। वहां से जो बात सामने निकल कर आ रही थी कि राव इंद्रजीत और उनकी बेटी को हराने के लिए वहां पर सब लड़े हुए हैं, क्योंकि वो सीएम की कुर्सी को लेकर नेतृत्व जो है वो नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान कर देता है। तब भी चाहे अनिल विज हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, सब दावे ठोक रहे हैं सीएम की कुर्सी पर। अभी ये कहना कि कौन फेस होगा बीजेपी का, ये जल्दबाजी है। आंकड़े चलिए, जल्दबाजी है, अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के शर्मा जी का पहले रुख करेंगे। हरियाणा चुनाव की कमान पूरी तरीके से के शर्मा जी ने बीजेपी के लिए अपने हाथ में थामी रखी। रोहतक में डेरा भी डाला हुआ था के शर्मा जी ने, और जानते हैं आज जब आंकड़े आए हैं के शर्मा जी, क्या हो रहा है? मतलब मैं सुबह से एंकरिंग कर रही हूँ सर, यहाँ तो रोलर कोस्टर राइड हरियाणा में, कहाँ जाकर ये रुकने वाली है गाड़ी? के शर्मा जी। नहीं, मैं रोमाना जी आपकी एंकरिंग सुबह से सुन भी रहा हूँ, और सुबह के माहौल 1 घंटे के वो मैंने देखे, और बहुत से मैंने यहाँ पर बड़े बड़े वो भी सुने बातें भी सुना मैंने। लेकिन जो परिणाम इस समय दिख रहा है, जो सकारात्मकता की ओर बढ़ रहा है, हमारे पक्ष में बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ कि अंतिम समय तक जो है ये परिणाम निश्चित तौर से इसी तरह रहेंगे, और हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर बनेगी, और हम इसी विश्वास के साथ वहाँ चुनाव लड़े थे। और आपने ठीक कहा, मैं रोहतक में था और मैं वहाँ की ज़मीनी स्थिति को समझ सकता हूँ। मैंने यहाँ कई पत्रकार मित्र हैं जिनके साथ कई डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया। मैं कहता था कि ये जब कोई चुनाव में बढ़त बनाता है तो उसकी लिमिट नहीं होती है, कहाँ तक जाता है, और ये कई बार चुनाव में देखने को मिला है।
तो मुझे पूरा विश्वास तो है कि मतलब अंत आपके में मानकर चल भारतीय रहे हैं कि जनता यहाँ से पार्टी इसी पूर्ण रूप में अब बहुमत ये से नंबर्स अपनी जो है वो सरकार कंसोलिडेट होंगे। फिलहाल अपने दम पर बीजेपी हरियाणा में बहुमत वाले आंकड़े को पार करके हासिल करते हुए खड़ी नजर आ रही है। 46 वाला आंकड़ा जो हरियाणा विधानसभा का जादुई आंकड़ा है। और देखिए किस तरीके से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी लीड देखिए। अपनी गांव से राजेश नागर बीजेपी के उम्मीदवार 11,000 से ज्यादा वोटों की लीड के साथ। इसी तरीके से राहुल गांधी की जो प्रचार वाली 12 सीटें हैं वहां का आंकड़ा भी एक सामने निकल कर आ रहा है। दिलचस्प नंबर हमने निकाला है कि उन सीटों पर कौन आगे कौन पीछे, इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। कैसे 8 सीटें, वो 8 सीटें जहां राहुल गांधी प्रचार के लिए उतरे थे वहां पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। राहुल गांधी 12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। वो विजय संकल्प रैली 3 दिन की राहुल गांधी ने हरियाणा में निकाली और वो जीटी रोड बेल्ट वाला इलाका जो बीजेपी का गढ़ है वहीं पर राहुल गांधी की तरफ से रैली की गई। और वहां उन 12 सीटों में से फिलहाल 8 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। जल्दी से अब अभय दुबे जी का रुख करते हैं। अभय दुबे जी, वो जिस तरीके का मोमेंटम नजर आ रहा था, एग्जिट पोल के आंकड़े, कांग्रेस के नेताओं के बड़े बड़े दावे, लेकिन यहां तो सब ऐसा लग रहा है जैसे गुब्बारे की हवा निकल गई। हरियाणा में मामला फुस हो गया क्या? हाँ, देखिए, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को खुश होने दीजिए, परिणामों में कांग्रेस पार्टी और हरियाणा प्रसन्न होगा। हमारी जो सूचना है उसके अनुसार अभी भी कांग्रेस पार्टी को एज अभी भी है, जो हमारा इंटरनल फीडबैक है। हमारे पास अभी 52 से 55 सीट्स पर हम लोग हमारा जो इनपुट्स है उसमें आगे हैं। कई बार आप लोगों के पास और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो सूचनाएं देर से आती है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर से इस बात को जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अगर आप देखेंगे तो 2% वोट परसेंटेज में एज है कांग्रेस को अभी भी। 40.57 हमारा है और उनका 38% वोट शेयर है। हरियाणा में किसान, पहलवान, जवान, नौजवान सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। अभी कुछ समय के लिए परिणाम जब स्थिर होंगे तब आप महसूस करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दोनों कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी अपने साझा सहयोगियों के साथ सरकार का जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा अलग अलग करके अगर बात करेंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, दर्शक भी कंफ्यूज नहीं होगा। हरियाणा की पहले बात करते हैं। वहां तो 10 साल से बीजेपी का राज है ना, और ऐसे में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर ये रुझान ही आप मान लीजिए, हालांकि अब 3 घंटे होने को आ रहे हैं, 10:43 इस समय टाइम हो रहा है सर, बीजेपी 46 पर है, मतलब वो जादुई वाला आंकड़ा। और आपके जो स्टार वाले जो बड़े बड़े चेहरे, जिसमें विनेश फोगाट सबसे बड़ा चेहरा, वो भी अपनी सीट से पिछड़ रही है। तो क्या ये बात हैरान नहीं करती है कांग्रेस को? कहां तो कांग्रेस की तरफ से दावा यह था साहब सुनामी आने वाली है, 60, 65, 67, 70 पार तक सब लोग करवा रहे थे, और कहां यहां पर ऐसे लाले पड़ गए कि 37 इस समय कांग्रेस का नंबर है और बीजेपी 46 पर है। अभय दुबे जी, देखिए, कर्नाटका के अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय भी यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी एक समय ऐसा था जब कॉन्टेस्ट में दिखाई दे रही थी, मगर एंड ऑफ द डे जब अंतिम परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं कॉन्टेस्ट में नहीं थी। हरियाणा में भी हूबहू यही होगा। जो शुरुआती रुझान आप बता रहे थे वही परिणाम अंततः आएंगे। अभी आप हुड्डा जी को आपने सुना, हमारा जो इंटरनल फीडबैक है, हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हरियाणा में भी सरकार बना रहे हैं। और हरियाणा में क्या किसान भूल पाएगा कि शुभकरण के सिर में गोली मार दी, करनाल में लहूलुहान कर दिया? ये किसान भूलने वाला नहीं है। वहाँ बेटियों को, हरियाणा के पहलवानों को कैसे दिल्ली के दरवाजे पर प्रताड़ित किया, ये क्या हरियाणा की जनता इन जख्मों को भूल सकती है? कतई नहीं। तो जो परिणाम है, आपने जो राहुल गांधी जी की रैली का जिक्र किया, तो राहुल गांधी जी के वजह से ही हरियाणा में और खड़गे साहब की वजह से हरियाणा के चुनाव परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होंगे और जम्मू कश्मीर में भी होंगे। हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। ठीक है, तो के शर्मा जी तो इंटरनल असेसमेंट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मामला वहीं जाकर सेटल होगा। कांग्रेस अभी भी पूरी तरीके से आश्वस्त की सुनामी आने वाली है कांग्रेस की हरियाणा में। के शर्मा जी, नहीं, देखिए, मैं तो रोमाना जी, इस जो चुनाव कराते हैं और जो मतगणना करते हैं वो चुनाव आयोग, मैं तो उनके जो परिणाम है मैं उसको मानता हूँ। मुझे नहीं पता कि 24 मैंने इनके सोनिया जी के निवास में कोई मतगणना चल रही है या राहुल गांधी या हुड्डा जी के घर में कोई मतगणना चल रही है जहाँ से ये रिजल्ट बता रहे हैं। मैं तो जो आप दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं परिणाम बता रहे, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप दिखा रहे हैं अंतिम तक परिणाम तो चुनाव आयोग सर, ही अभी देगा। तो जलेबियां बनती हुई दिखा रहे हैं हुड्डा जी के घर वाला सर, जलेबियां बन रही है। के शर्मा जी, एक सेकंड मुझे दिखाना पड़ेगा। जलेबियां बन रही हैं, ये जलेबियां कहाँ बन रही हैं? कढ़ाई रखी हुई है सर,
तेल गर्मा गर्म और उसमें जलेबियां छनना शुरू हो गई हैं सर। ये भोपाल की जानकारी मुझे मिल रही है कि भोपाल कांग्रेस दफ्तर के बाहर ये जलेबियां छन रही हैं। आइए शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए, अभी मैं भी मान रहा हूं कि ये अभी कुछ चरण के चुनाव हुए, यानी मतगणना हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष पर होगा, क्योंकि जो अभी रुझान दिख रहा है वो हमारे पक्ष पर है और अब जो है खुलने लगा और हमारी लीड भी काफ़ी बड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अंतिम तक हम जो परिणाम आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बाकी ये किसके, ये सब जो कह रहे हैं, ये सब चुनावी बातें जो है बातें अभी नहीं करनी चाहिए, वरना मैं नहीं गिना सकता हूँ कि राहुल गांधी ने कितना अपमान वहाँ दलितों का किया और युवाओं का किया। अपने भाषण के अंदर में किस तरह से हरियाणा के युवाओं को अपमानित किया है जाके राहुल गांधी ने, इसका खामियाजा उन्हें भोगना ही पड़ेगा वहाँ। ठीक है, मैं अभय जी का रुख कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले अनिल विज क्या कह रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार अंबाला कैंट से सुनते हैं। लोगों के दरवाजे तोड़ने शुरू कर देते थे और मैं यही होता था। मैं तो उस चौक को कभी नहीं छोड़ा। मैंने चुनाव लड़ा है, हरियाणा का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज चुनाव लड़ा। सर अभी आप खुशी में गीत गा रहे थे, जरा 2 लाइनें अगर हो जाए। क्या बोल उसके शुरू से मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बड़े मनमौजी अंदाज में यहाँ पर गीत गुनगुनाते हुए आप सुन रहे थे अनिल विज को, और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल अनिल विज जो है अपनी अंबाला कैंट सीट से कुछ वोटों से पिछड़ रहे हैं। यहाँ पर चित्रा सरवरा जो है उन्होंने लगातार बढ़त बनाई हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार अंबाला कैंट सीट से। और ऐसे में ये जो गीत गा रहे थे अनिल विज, कहीं ऐसे तो नहीं है कि एक हारे हुए सिपाही के ये मन की बात है जो वो गीत के जरिए कहीं ना कहीं मीडिया के सामने और देश के सामने और दर्शकों के सामने रख रहे थे, क्योंकि जो मिल गया उसी को मुकद्दर मान लिया। कुछ इसी अंदाज में गीत गाते हुए अनिल विज को आपने सुना। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। जल्दी से जरा अभय दुबे जी का रुख करते हैं और अभय दुबे जी से जरा समझते हैं कि सर ये मामला ऐसा लग रहा है क्या कि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में यहां पर मात खा गई। कांग्रेस ये मानकर बैठी हुई थी कि 2024 लोकसभा चुनाव देखिए कैसे 19 में 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी, इस बार हमने 5 बीजेपी से हथिया लिए हैं, तो विधानसभा चुनाव में तो बट नेचुरल है बीजेपी का ग्राफ और नीचे गिरेगा। लेकिन यहां बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर गई और फिलहाल बीजेपी का आंकड़ा 47, कांग्रेस 36। अभय दुबे जी। अनिल विज साहब ने भारतीय जनता पार्टी के परिणामों का गाना गा दिया। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब फिक्रमंद है भारतीय जनता पार्टी परिणामों को लेकर अंदर से। ये बात हम पूरी आश्वस्ति से कह सकते हैं कि हरियाणा इस बार कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बढ़त के साथ अच्छे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का अवसर देगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी गाना गा रहे थे वो इस बात का संकेत है और सूचक है। जो उन्होंने किया है उनकी सरकार में रहते हुए वो उनको भुगतना पड़ेगा उन परिणामों को। तो मुझे लगता है कि जो किसान, नौजवान, पहलवान, जवान
मुझे एक काम कोई भारतीय जनता पार्टी बताए जिससे वो आश्वस्त हो कि सरकार उनकी बनने वाली है। अग्निवीर को लेकर आंदोलित था पूरा हरियाणा। मैं जवाब ले लेती हूँ सर, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन बता दें आपको फतेहाबाद से एक बार फिर से जो दूडाराम है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़त उन्होंने बनाई हुई है। फतेहाबाद से एमएलए सिटिंग और उन्हीं को बीजेपी ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा और फतेहाबाद अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए दूडाराम नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वजन लाल के भतीजे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फतेहाबाद बीजेपी के एमएलए उन्हीं पर फिर से दाव लगाया बीजेपी ने और वो अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए। और ऐसे में देखिए हरियाणा बीजेपी 47 और कांग्रेस 36, यही इस समय रुझानों की कहानी है। रुझानों में बीजेपी फिलहाल बहुमत का आंकड़ा पार करके कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। और जो रिजर्व सीटें हैं, एससी सीटें, उसमें कांग्रेस 10, बीजेपी 7, मतलब कुल 17 एससी रिजर्व सीटें हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में, जिसमें कांग्रेस 10 पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। फतेहाबाद से बीजेपी के दूडाराम 3405 वोटों से आगे चल रहे हैं। रिजर्व सीटों में कांग्रेस 10, बीजेपी 7 पर बढ़त बनाए हुए है। तो कहां जाकर थमेगा हरियाणा का ये चुनाव नतीजा, जिसपे फिलहाल तो ऐसा लग रहा है साफ तौर पर बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 47 पर कांग्रेस, 36 पर पिछड़ती हुई बीजेपी के मुकाबले। लेकिन फिर भी अभय दुबे जी कह रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी ने ऐसा किया क्या कि बीजेपी ये जीत हासिल करे। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर बीजेपी जादुई आंकड़ा अपने दम पर हासिल कर रही है तो ये हैरान कर रहा है कांग्रेस को। के शर्मा जी, ये मैजिक क्या है, जरा बताइए आप। अभय दुबे जी सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, मैजिक बहुत सही है वहाँ पर। रोमाना जी, जिस ढंग से 10 साल की है जो सरकार है भाजपा की, जिस ढंग से वहाँ डेवलपमेंट के काम किया, खर्ची पर्ची के बगैर जो है युवाओं को रोजगार वहाँ पर मिला है, जिस ढंग से 24 फसलों की जो है एमएसपी पर खरीदी हुई है जो पूरे देश भर में कहीं नहीं हुई है, जिस ढंग से 500 रुपया पे वहाँ गैस सिलेंडर दिया है, लोगों को घर घर में शौचालय बना है। और मैं एक एवरेज कह सकता हूँ, यदि आप वहाँ डेवलपमेंट का देखें तो हर गाँव में लगभग 5 करोड़ रुपए के वर्क हुए हैं। और इन्होंने क्या किया वहां पर उस अपने 10 सालों के अंदर में? पर्ची क्या, अभी भी नहीं माने। जब ये कैंपेन कर रहे थे इनके नेता तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे पहले रिश्तेदारों को नौकरी देंगे, अपना घर भरेंगे, फिर सोचेंगे। अरे कुछ तो जवाब देते। और उसका समर्थन करने कौन चले गए? राहुल गांधी आसंद में, उसी प्रत्याशी का। और एक प्रत्याशी नहीं, नीरज शर्मा यहाँ जो है फरीदाबाद में इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब खुलेआम भ्रष्टाचार करेंगे, खुलेआम अपना घर भरेंगे, ये आप कहते थे। फिर इसके बाद अपने ही घर के अंतर्कल, अपने ही जो नेताओं को गाली गलौज, ये भ्रष्टाचार वाले मुद्दे से जो बीजेपी ने घेराबंदी की कांग्रेस की, वो 10 साल पुराना कांग्रेस का 10 साल वाला राज, जिसमें खर्ची पर्ची को लेकर, वो दामाद, डीलर, दलाल को लेकर बीजेपी ने सीधे कांग्रेस पार्टी की घेराबंदी की। वही पुरानी यादें शायद जनता के जहन में याद ताजा कर दी और इसी वजह से कांग्रेस का यह हाल कि कांग्रेस 36 और बीजेपी 47। हालांकि रुझान है, लेकिन रुझान तो फिलहाल यही कह रहे हैं कि इतिहास बीजेपी रचने वाली है। हैट्रिक सत्ता में हरियाणा की बीजेपी लगाने जा रही है। अभय जी, इतिहास होकर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, 28 भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में स्कैम हुआ है, युवाओं के भविष्य को लूट लिया। पर आपकी बातें सबसे बड़ी बेरोजगारी जनता के साथ। बीजेपी 47 पर है, कांग्रेस 36 पर है। 3 घंटे हो रहे सर, 3 घंटे गिनती को, 11 बजने वाले हैं। अरे 2 घंटे बाद आप बात कीजिएगा। बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। ये अंतर कई चैनलों में और थोड़ा सा कम है जो आप दिखा रहे हैं, लेकिन जो हमारा फीडबैक है, हम 55 to 60 सीट्स, अभी आपने बताया कि 15 सीटें ऐसी जहां 1000 वोट का अंतर है, तो वो देर नहीं लगेगी बदलते हुए। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं हमारे काम के आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी ने जो भीषणतम भ्रष्टाचार किया है, अराजकता फैलाई, था क्या, इनने काम गिनाए नहीं। इनके पास सिर्फ कम्युनल पोलराइजेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कम्युनल पोलराइजेशन पर चुनाव लड़ते तो आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। चलिए, तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, 3 घंटे पूरे होने को आ रहे हैं और अभी का आंकड़ा ये बता रहा है कि बीजेपी हरियाणा में दोबारा से सरकार बनाती हुई
दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार सत्ता हैट्रिक लगाती हुई सत्ता की हरियाणा में बीजेपी नजर आ रही है। जादुई आंकड़ा 46 वाला, बीजेपी फिलहाल 47 पर, कांग्रेस 36 सीटों के साथ बीजेपी से बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया के शर्मा और अभय दुबे जी हमारे साथ बने रहने के लिए। जहां एक तरफ के शर्मा बीजेपी के 10 साल के बढ़िया कामों को इसकी वजह गिना रहे हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी हार मानी नहीं जा रही और कांग्रेस कह रही है इंतजार कीजिए, 1-2 घंटे का और इंतजार कीजिए, यह आंकड़ा बदलेगा। कांग्रेस अभी भी अपनी जीत के दावे पर बरकरार है। लेकिन फिलहाल हरियाणा का आंकड़ा आपके सामने, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें, बीजेपी 47, जादुई आंकड़े के पार बीजेपी अपने दम पर, कांग्रेस गठबंधन में 36 सीटों के साथ बीजेपी के मुकाबले बहुत पीछे पिछड़ती हुई, आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई। अन्य जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं 5 सीटों पर, वो भी अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और लीजिए, बीजेपी और आगे निकली है, बीजेपी ने और बढ़त बना ली है, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें और बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ा 49 पर इस समय बीजेपी और आगे बढ़ते हुए। कांग्रेस 35 पर इस समय आ गई है। आईएनएलडी की 1 सीट जो है वो घट गई है, आईएनएलडी 1 पर ही फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए, अन्य के खाते में 5 सीटें जाते हुए। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी साफ तौर पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। मतलब ये आर पार वाली लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और इसमें बीजेपी के पक्ष में यहां पर वोट पड़ते हुए, वोट कंसोलिडेट होते हुए फिलहाल तो रुझान यही इशारा कर रहे हैं। अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। अब ये उसी दिशा में कंसोलिडेशन शुरू हो गया है क्या यहां पर? मैं अभी इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर 100 वोट से, 22 वोट से, 139 वोट से, 400 वोट से, ऐसे 7 सीटों पर उससे बढ़त है। और कांग्रेस को ऐसे थोड़ी बढ़त कितनी सीटों पर? सिर्फ 2। अच्छा। सिर्फ 2, ठीक है। सिर्फ 2 पर। तो ये है असली स्थिति। अभी आप तस्वीर थोड़ी और स्पष्ट होने दीजिए। आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, आप अभी भी ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन ये तो बड़ा उलटफेर हो गया ना। मतलब सुबह जहां से हमने चर्चा शुरू की थी, क्लियर कट कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सुनामी आ रही है, यहाँ तो हवा भी नहीं नजर आ रही फिलहाल आंकड़ों में कांग्रेस की। ये वही है जो निर्दलीय हैं, जो कांग्रेस से रेबल हैं, वो वोट काटे हैं उन्होंने। आप देखेंगे इसमें जहां भी तीसरा उम्मीदवार मजबूत है वहां पे कांग्रेस बीजेपी जीत रही है। तो मतलब ये तस्वीर साफ हो गई है कि आर पार की लड़ाई, और इसमें वोट कटवा जो है वो निर्णायक साबित हुए, और वोट कटवा का फायदा जो है वो बीजेपी को मिल रहा है। ये तस्वीर उभर रही है हरियाणा में। नहीं, मैं नहीं मानता कि वोट काटने की वजह से कोई नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो विधायकों के बयान आए बहुत सारे, उसका नुकसान, उसका जो संदेश नॉन जाट में गलत गया है, और उसका नुकसान यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चुनाव आयोग की वेबसाइट है, चुनाव आयोग की वेबसाइट क्या बता रही है? 49 पे बीजेपी और 35 पे कांग्रेस। बिल्कुल, ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है इस समय जो एबीपी न्यूज पर भी आप देख रहे हैं। बिल्कुल वही आंकड़ा, हरियाणा 90 सीटें, बीजेपी 49, कांग्रेस 35। ये तो इतिहास बीजेपी अब रच रही है हरियाणा। बिल्कुल यही लग रहा है कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाती दिखाई दे रही है अभी तक तो। और एक चीज़ और देखिए कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट की बात हम कर रहे थे, जो भाजपा सीट जीत रही है, अहिरवाल में अगर परफॉर्म कर रही है, फरीदाबाद में परफॉर्म कर रही है, तो नॉन जाट एरियाज हैं वहाँ भाजपा ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। नॉन जाट एरियाज में बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है। अहिरवाल बेल्ट में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल रहा है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त, 49 पर बीजेपी। देखिए, मुझे ये लगता है कि दो तरफा मैं आपको रोकूंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। यहां पर जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने शाम में महासचिवों की बैठक बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाम 5 बजे बीजेपी महासचिवों की बैठक भी बुलाई है। यह भी इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है, हम दर्शकों को बता देते हैं। जेपी नड्डा ने महासचिवों की आज शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई है। जी, मुझे लगता है ये दो तरफा चुनाव हो गया है, और इसमें ये कहना कि किसी ने वोट काटा, क्योंकि ये जब हम कांग्रेस के लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे तब मान के चल रहे थे कि 4 से 8% तक उसके वोट शेयर ज्यादा रहेंगे। उस तरह का अगर होता, अब वही लगभग स्थिति दिखाई दे रही कि बीजेपी जिस तरह की जीत की तरफ जा रही है, इसका मतलब वो सारे जो तर्क थे वो सब हवा साबित हो गए हैं। उन सबको जनता ने नकार दिया है, और इस जीत के पीछे मतलब ना पहलवान चला, ना किसान चला, ना जवान चला, कोई मुद्दा नहीं चला हरियाणा में। कांग्रेस जिन मुद्दों के सहारे उम्मीदों की लहर पर सवार थी, देखिए ये मुद्दा वही चला जो जाट डोमिनेटेड है।
आप एक चीज और देखिए, लोकसभा में 5 सीट भाजपा ने जीती और 5 कांग्रेस ने जीती, लेकिन जहां से जवान भर्ती होते हैं, भिवानी लोकसभा से, गुड़गांव लोकसभा से, वहां भाजपा जीती। अग्निवीर मुद्दे का जो असर था वो भी उस क्षेत्र में कम रहा, झारखंड में ज्यादा रहा। बिल्कुल, और वो देखने के लिए भी मिल रहा है। यहाँ भिवानी की सीटें जो है वहां पर बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है, गुरुग्राम में बीजेपी का दबदबा देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे में अभी तक 90 विधानसभा सीटें हरियाणा की। और रुझान जिस तरीके से बदल रहे हैं, यहाँ इस बड़ी स्क्रीन पर ये रंग भी अलग अलग तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र करूं, पंचकुला यहाँ पर भगवा रंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए बड़ौदा कांग्रेस का कलर है, INLD रानिया, बहादुरगढ़ पर अन्य इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये फिलहाल रुझानों में जो आगे हैं ये उस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी स्क्रीन में। पानीपत सिटी यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, एलनाबाद से कांग्रेस आगे, आदमपुर से यहाँ पर कांग्रेस आगे, उचाना कला से भी कांग्रेस आगे है, झज्जर में कांग्रेस आगे है, पटौदी में बीजेपी आगे चल रही है। इसी के साथ होडल में फिलहाल कांग्रेस आगे, कोसली, कलानौर और नलवा तीनों पर यहाँ पर फिलहाल बीजेपी आगे है। बड़ौदा डबवाली में भी यहाँ खबर आ रही है, जानकारी मिल रही है कि इस समय आरती राव, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव पीछे चल रही हैं। अटेली सीट से बीजेपी ने आरती राव को उम्मीदवार बनाया था और करीब 7000 वोटों से अटेली सीट से आरती राव पिछड़ रही है। अटेली के बारे में आपको बता दूं, चाहे 2014 हो 2019 हो, दोनों बार बीजेपी अटेली जीती हुई है, लेकिन इस बार जब राव इंद्रजीत की बेटी अटेली से उम्मीदवार बनती हैं तो फिर बीजेपी इस सीट से पिछड़ रही है। ये जो पूरा का पूरा अहिरवाल रीजन है ना, दक्षिण हरियाणा वाला जो रीजन है, जिसमें महेंद्रगढ़ आता है, जिसमें फरीदाबाद आता है, गुरुग्राम आता है, रेवाड़ी आता है, वहां पर देखिए किस तरीके से पूरे अहिरवाल बेल्ट में सिर्फ एक सीट जहां से बीजेपी पिछड़ रही है, और वो सीट जहां बीजेपी जीतती रही है 14 में भी, 19 में भी अटेली, वहां से आरती राव पिछड़ रही है। क्यों? देखिए, पूरा जो ये बेल्ट था, पूरी उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे बीजेपी अच्छा करेगी, पहले से एक्सपेक्टेड था, लेकिन आरती राव को लेके बीजेपी की जो अंदर की लड़ाई, भीतरघात हो गया, और सब भी चाहते थे कि राव इंद्रजीत वहाँ के बड़े आदमी हैं और एक कैंडिडेट है वो कि वो क्लेम करते हैं कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बड़ी वजह है। लेकिन जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ है, इसकी जो मैं एक वजह देख रहा हूँ मोटी मोटी, वो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी का एग्रेसिव कैंपेन था खासकर एक कम्युनिटी में, उससे चुनाव जाट गैर जाट में तब्दील हो गया। मतलब कांग्रेस गई, आप ये मान रहे हैं? जो अभी कुछ जानकारी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंतजार कर लीजिए अभी 1-1.5 घंटा और। मुझे लगता है कि ज़्यादा सस्टेन नहीं करेगा। जब आप डाटा देख रहे हो उसमें सिर्फ 5-7 सीट ऐसी है, 10 सीट ऐसी है मैक्सिमम, जिसका मार्जिन 1000-1500 के आसपास है। उसके अलावा मार्जिन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बीजेपी लीड ले रही है। बीजेपी लीड ले रही है, उसको कम करना आसान नहीं होगा, तो बहुत डिफिकल्ट है अभी। और लेकिन 7-8 सीट 10 सीट हैं, अगर ऐसा हुआ तो दोनों पार्टियां बहुत क्लोज आ जाएंगी, फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी की कोई हवा नहीं, सुनामी और आंधी तो दूर की बात है, और मामला बहुत करीबी, ज्यादा से ज्यादा अगर होगा तो करीबी होगा, अदरवाइज अभी बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में। आदेश, बीजेपी पूरी कंफर्टेबल पोजीशन में है, हाँ। और अगर नजदीकी आएंगे तो फिर बात जाएगी इंडिपेंडेंस के हाथ में। ठीक है, और अच्छी खबर हरियाणा से भी आएगी, हमारे लिए अच्छी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। मेरा अपना मानना है कि जैसे बिहार में एक बार हुआ था, 12 बजे से अपने इलेक्शन को ऑल आउट कर दिया था और फिर तस्वीर पलट गई थी, वही हरियाणा में होगा। बड़ी देर से मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रही हूँ, जिसको अब अधिकांश चैनल दिखा रहे हैं, वहां पर डेटा भी चेंज नहीं हो रहा है। हमारा वोट शेयर काफी आगे है बीजेपी से, और ये सीटों में जरूर तब्दील होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 3 या 4 राउंड एवरेज हुए हैं अभी, और उसमें हम आगे हैं। मैम, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर आप 10-10, 15-15 हजार के मार्जिन पीछे हैं, तो उनको कैसे कोप अप करेंगे आप लोग? और कई सीटें ऐसी हैं जिसमें हम बहुत आगे भी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये तस्वीर बदलेगी, और तस्वीर इसलिए बदलेगी क्योंकि हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, किसानों, जवानों, पहलवानों और युवाओं के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, और ये इलेक्शन जरूर पलटेगा। भी आप 12 बजे तक का इंतजार करिए, ऐसा मेरा। चुनाव पलटेगा। आप सुन रहे हैं सुप्रिया सुनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता, जो कह रही है चुनाव पलटेगा, तस्वीर बदलेगी, कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा चुनाव जाएगा और सरकार कांग्रेस बनाएगी। अभी भी कांग्रेस की तरफ से दावे यही किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चुनाव आयोग को लेकर भी वही आंकड़ा, चुनाव आयोग में भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार 49 पर बढ़त बनाए हुए। दिबांग, यह आंकड़ा वही है, लेकिन जो समझने वाली बात है ये है, और ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को केवल 6 सीटों पर 2000 से कम की बढ़त है, जबकि बीजेपी के पास 12 सीटें ऐसी हैं, मैंने सब गिनी, जहां बहुत 2000 से कम है। यानी अगर इधर में उलटफेर होता है तो जो बड़ा आंकड़ा है उसमें भारी उलटफेर हो सकता है, वो संभावना अभी भी बनी हुई है। मतलब तस्वीर पूरी की पूरी पलट सकती है। जी, वो और जो काउंटिंग, रोमाना, एक और जरूरी बात, जो काउंटिंग हुई है वो अभी केवल 3 या 4 राउंड की काउंटिंग हुई है, जबकि 17 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, 16-17 राउंड। बिल्कुल, इसका जिक्र भी सुप्रिया सुनेत भी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है
अटेली में भी यही मामला हो रहा है क्या कि अभी चलिए अभी काउंटिंग आगे बढ़ेगी तो तस्वीर साफ होगी, क्योंकि बाकी अहिरवाल में तो पूरी बेल्ट में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन यहां तो लग रहा है भीतरघात काम कर गया। जी, पहले से आरती राव का चुनाव काफी मुश्किल माना जा रहा था, मुझे लगता है गलत सीट चुन ली उन्होंने, मतलब अपने चुनावी आगाज के लिए। तो ये राव इंद्रजीत सिंह के नाम पे पूरे अहिरवाल में वोट मिल गया और खुद की बेटी चुनाव हार जाएगी तो बड़ा गलत मैसेज आएगा। ये क्या हो रहा है आरती राव के साथ? भीतरघात आरती राव या राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है? राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है और अटेली सबसे सुरक्षित सीट थी। अटेली या कोसली, दो ही सीट थी जो आरती राव के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही थी। मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत को हराया जा रहा है क्योंकि उनकी जो राजनीति है, विरासत है, वो आरती राव को आगे बढ़ानी है। और भाजपा में बार बार कह चुके हैं कि मैं भी सीएम का कैंडिडेट हूँ, तो भाजपा के तमाम जो दूसरे लीडर्स थे वो इंद्रजीत के खिलाफ लगे हुए थे। तो ये सारे लोग घेर कर हो सकता है कि वहाँ आरती राव को अभिमन्यु बनाकर मार दिया जाए। बिल्कुल। और देखिए अहिरवाल क्षेत्र बीजेपी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है। अटेली छोड़कर पूरा का पूरा अहिरवाल बेल्ट जो है वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। अटेली से बीजेपी की आरती राव जो है वो करीब 7000 वोटों से पीछे हो गई हैं। और फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें जिनमें 4 सीटों पर बीजेपी आगे। 2019 में भी फरीदाबाद 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी बीजेपी अपनी वो बढ़त जो है वो बरकरार बनाए हुए है। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रागिनी नायक इस समय मौजूद हैं और बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। आंकड़ा अभी का यह है कि बीजेपी 49 हरियाणा में जादुई आंकड़े के पार, कांग्रेस 35 हरियाणा में जादुई आंकड़े से बहुत पीछे। गौरव जी बधाई दे दूं या थोड़ा इंतजार अभी करना चाहेंगे आप? नहीं रोमाना जी, ऐसी जल्दी क्या है, मैं समझता हूं इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हम सब रुझान देख रहे हैं और पहले बात करते हैं हरियाणा की। और अर्ज किया है, उन्हें गुमा था कि हमारी उड़ान कम है, हमें यकीन था पूरा आसमान कम है। दूसरी बात, भारत का लोकतंत्र जैसे विपक्षी एलओपी राहुल गांधी कहते हैं बहुत ही जीवंत है, बहुत ही मजबूत है और हरियाणा में इतिहास रचा जाएगा। तीसरी बार हैट्रिक होने जा रही है जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ है। और इसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है जो जनता को जनार्दन मान ले, जो ईवीएम पे ठीकरा ना फोड़े और जो परिणाम आए उसे सराखों पे रखे, ऐसी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखा, जिसका परिणाम रुझान में सामने आ रहा है। दूसरी तरफ जो लोग केवल एजेंडा की पॉलिटिक्स करते हैं उनको आज पता चल गया होगा कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी ईमानदार हलवाई की दुकान पर बनती है। उस ईमानदारी का प्रतीक है जो मेहनत करके अपने परिवार के लिए काम करता है। और देखिए, आज ये पूछा जाएगा क्या लोकतंत्र जिसको राहुल गांधी कहते थे मर गया है, खत्म हो गया है, उस पर क्या कहना है? जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें, ऐतिहासिक परिणाम क्यों है मैं आपको बताता हूं। हमें विश्वास है कि करके बात कर ले। पहले हरियाणा पर आपने अपनी बात रख दी तो हरियाणा पर जरा जवाब ले लेती हूँ, फिर जम्मू कश्मीर पर आगे बात कर लेते हैं ना। रागनी के पास चलते हैं। रागनी, हरियाणा जो सियासी नब्ज थी लोगों की वो नहीं पकड़ पाई क्या कांग्रेस? देखिए रोमाना, हरियाणा में कांग्रेस को जलेबी मिलेगी या भारतीय जनता पार्टी का गुड़ गोबर होगा, इसके लिए थोड़ा सा मुझे लगता है और रुक जाना चाहिए। और भाटिया जी ने क्योंकि शेर सुनाया तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि भाटिया जी, आपको भी मालूम है हरियाणा की हकीकत, लेकिन कुछ देर के लिए रुझानों में दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कोई बात नहीं, आप खुश हो जाइए और लड्डू और खा लीजिए और ठीकरा फोड़ दीजिए, पर ऐसा जो रुझानों में जीत आपकी होगी, नतीजों में जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को ही देखें रोमाना, तो 3 से 4% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का ज्यादा है। अमूमन आप तमाम और जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं अगर वहां पर भी नजर डालें तो पाएंगी कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम होता है पर सीटें ज्यादा हो जाती हैं। यहां पर वोट शेयर ज्यादा है, 10 से ज्यादा राउंड अभी बड़े हैं। अगर उतना ही वोट शेयर आगे रहा तो कई और सीटें कांग्रेस के खाते में तब्दील होगी। फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट कह रही है कि 9 सीटें ऐसी हैं जिनमें वोट का मार्जिन 1000 से भी कम है। तो वहां पासा किसकी तरफ पलटेगा, ये सब अभी देखने की बात है। इसलिए मैं तो ये कह रही हूं कि हमारी जलेबी भी और हार का ठीकरा भी अभी हमने संभाल के रखा हुआ है
और वो थोड़ी देर बाद फोड़ना शुरू करेंगे। नहीं, बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है जरा गौरव भाटिया के पास एक बार चलते हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। गौरव जी, मतलब आप बधाई ले नहीं रहे हो, वहाँ रागिनी जो है, कांग्रेस जो है, वो हथियार डालने को तैयार नहीं, वो लगातार कह रहे हैं नहीं हम तो जीत ही रहे हैं, मैंने तो शुरुआत ही की थी, आप अभी बधाई लेने को भी तैयार नहीं हो। सर, हो क्या रहा है? रोमाना जी, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो हमारे लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भी गोबर ओबर की बात करी। मुझे लगता है ये आपत्तिजनक है, ठीक भी नहीं है। मैंने एक बड़ी बात उठाई, मैंने कहा कुछ भी परिणाम आए और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार तीसरी बार पुनः बनेगी, हम जनादेश का सम्मान करते हैं। इसके विपरीत मैं आपको याद दिलाता हूं, रणदीप सुरजेवाला जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जो भाजपा के लिए मतदान करता है वोटर, वो राक्षस है। ये विचारधारा की लड़ाई है और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे संविधान हो और चाहे पहलवान हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ खड़े हैं। वहाँ की जनता आशीर्वाद दे रही है। बड़ी विनम्रता से हम लोग इंतजार करना पसंद करेंगे। अभी कोई ऐसी हमें टिप्पणी नहीं करनी जिससे कि ये लगे कि अति आत्मविश्वास में जल्दबाजी करी है। लेकिन हाँ, मुझे गर्व है इस बात का कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में अगर कोई पार्टी बदल सकती है जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी है जी, जिसमें विचारधारा की ताकत है, नेतृत्व की ताकत है और काडर की ताकत। बिल्कुल रागनी, तो मानना पड़ेगा ना, ये तो डबल इंजन की सरकार, और मतलब 10 साल का राज, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर रुझानों में ही सही आप अभी मानने को तैयार नहीं कि नतीजे इसी तरीके के रहेंगे। लेकिन जरा देखिए आप, बहुमत का आंकड़ा 46 और बीजेपी 48 पर है और कांग्रेस 36 पर है, और वो भी कब, जब पूरे चुनाव भर में कांग्रेस की तरफ से पहलवान, किसान, जवान, इन मुद्दों को लेकर इतनी जोर शोर से प्रचार किया गया। राहुल गांधी ने वहां विजय संकल्प रैली तक निकाल ली, लेकिन हालत क्या है देखिए। और इस बीच मैं बड़ी खबर दे दूं जरा, रागनी उसके बाद जवाब देंगी, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों को लेकर जानकारी है कि दोनों अभी विदेश में हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फिलहाल विदेश में हैं। प्रियंका अभी कुछ दिन के बाद लौटेंगी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। तो यहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे, और वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रचार में दिखे थे, लेकिन अभी दोनों जो हैं वो विदेश गए हुए हैं, ये जानकारी है। जी रागनी, आ जाइए। रोमाना, जितने जोश जुनून और जज्बे के साथ आप एंकरिंग कर रही हैं, उसी जोर और शोर और हिम्मत के साथ मैं कहना चाहती हूं कि ये आंकड़े बदलेंगे, जरूर बदलेंगे, क्योंकि जिस किसान, पहलवान, नौजवान का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने, उनसे वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब देखिए, बड़ी कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने कंफ्यूज्ड हैं। आज तक तो भाजपा बड़ा ही गोबर और गौमूत्र को अपना बताकर बड़े गर्व के साथ दोनों के उपयोग की बात करती थी। आज मैंने गोबर की बात कर दी तो उसमें इन्हें समस्या हो गई। आपसे बधाई ले नहीं रहे हैं, लेकिन अपने गाल जरूर बजा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। तो कंफ्यूजन में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देखिएगा, एक भी भाजपा के बड़े नेता का हरियाणा में कोई बयान नहीं आया। ये खुद भी नहीं मान रहे हैं कि इनको इतनी सीटें मिल सकती हैं, इसीलिए अभी सब छुपे हुए हैं। वहीं पर आप चाहे हुड्डा जी हो, शैलजा जी हो, अगर वो आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि हमें पूर्ण यकीन है, पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का बहुमत आएगा, तो मुझे लगता है उनके आत्मविश्वास को भी कभी थोड़ा सम्मान करना चाहिए। अभी तो यह है कि जो रुझान है उस पर तू में हो सकती है, और ऐसा तो नहीं है ना कि इनकी 10 से 12 सीट कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको रोक रही हूं, देखिए बड़ी खबर मिल रही है, सिरसा की सभी 5 की 5 सीटें, और उस पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी 48 पर है, कांग्रेस 36 पर है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त बनी हुई है, हालांकि कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि अभी इंतजार कीजिए, कांग्रेस वापसी करेगी। सिरसा की सभी 5 सीटें और उस पर कांग्रेस की बढ़त, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हिसार में 7 सीटें और जिनमें 4 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 1 पर निर्दलीय आगे। मतलब हिसार जहां से उम्मीद कर रही थी कांग्रेस कि उसको कुछ फायदा मिलेगा, वहां पर कांग्रेस को उस रूप में फायदा मिला नहीं। पिछली बार भी यहां पर जेजेपी और बीजेपी को ही फायदा मिला था, लेकिन इस बार जेजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हिसार जाट बेल्ट वाली, ये तो एक तरीके से पूरी की पूरी इलाके को देखा जाना चाहिए, और वहां पर अगर बीजेपी बढ़िया कर रही है तो मतलब वो जाट फैक्टर भी, वो भी कहीं ना कहीं नल होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, पूरा जो नंबर अभी दिखाई दे रहा है आपको, और जो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है, सोनीपत, रोहतक, झज्जर,
जींद, हिसार, इस बेल्ट में लगता था कि ये पूरी जाट बेल्ट है और ये भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे इनको वोट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा है। अब आप देखिए जहाँ जहाँ जितने निर्दलीय आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गन्नौर सीट है, जिसमें कालका सीट है, जिसमें हिसार शहर की सीट है। मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ। सिरसा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जानकारी जरा दर्शकों को दे देते हैं। 5 में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। जी आदेश। अब सिरसा की बात की आपने, वहाँ का जो वहाँ की सांसद है कुमारी शैलजा, 10-12 दिन तक वो नाराज़ रही, घर पे बैठी रही। उसके बाद राहुल गांधी मैदान में उतरे, उनको मनाया गया और वो जहाँ पहली रैली हुई राहुल गांधी की, वो सीट थी असंध। असंध से शमशेर गोगी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक है जो शैलजा के कोटे से आते हैं, वो वहाँ पे गए तो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा की नाराज़गी का भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है और दलित वोट जो एक नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास 2 ही वोट था, जाट और दलित, और लेकिन दलित वोट जो है वो छिटका है। दलित वोट छिटका है। ये कांग्रेस की अंतर कल है। रागिनी, यही भारी पड़ गई क्या अभी के रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवंत संगठन की निशानी है कि उसमें कई कद्दावर नेता हो। हर कद्दावर नेता का अपना जनाधार होता है और जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं जिनके अनुरूप ये बड़े नेता फैसले लेते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा, ऐसा दिखाने की कोशिश भी की गई भाजपा द्वारा कि बर्तन कुछ ज्यादा ही खनक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समन्वय के साथ हमने मिलजुल कर चुनाव लड़ा और अगर हार भी होती है, मुझे ऐसा लगता नहीं, अभी भी मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, पर अगर होती भी है तो जिस तरह से जीत में साझा सरोकार होता है वैसे ही हार में भी साझी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे नहीं लगता अब उसमें ये कहना कि हुड्डा जी की तरफ से नाराजगी थी कि शैलजा जी की तरफ से नाराजगी थी, ये कहीं ना कहीं बाल की खाल निकालना होगा रोमाना, और मुझे लगता है कि गलत निष्कर्ष है। ठीक है, लेकिन गौरव भाटी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का झटका बीजेपी को लगा था हरियाणा में कि 10 से सीधे 5 सीटें घट गई थी, 5 पर ही आ गए थे, उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल और खट्टर साहब का चेहरा बदलकर नायब सिंह सैनी को जो कमान दी गई, ये उसका फायदा मिल रहा है गौरव भाटिया? रोमाना जी, देखिए, मैं तो ये बड़े गर्व की बात समझता हूं कि चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, जब भाजपा का आकलन करते हैं तो मापदंड बहुत ऊपर होते हैं। 5-5 सीटें बराबर आई तो भाजपा को झटका लगा। ये भूल गए कि लोकसभा का चुनाव था, सरकार तीसरी बार 1962 के बाद 62 साल बाद 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी जी। आज विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी हम जीत रहे हैं और जब 10 साल हम सत्ता में हैं तो प्रो इनकम्बेंसी की बात है। जब कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस वो गाड़ी है जिसका इंजन जो है खत्म हो चुका है, ड्राइवर को पता नहीं है कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, एक्सीडेंट होना है। अगर 1-2 सीटें भी आ जाती हैं तो भी हो हल्ला हो जाता है, देखिए कांग्रेस वापस आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अडिग है, हमारा काडर हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे 1-2 सवाल हैं जी। सबसे पहले कंफ्यूजन की बात करी गई, कंफ्यूजन कहाँ है रोमाना जी? आर्टिकल 370 हमने संशोधित करके हटाया। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आज तक ये जवाब नहीं दे पाया, आपने विरोध किया, क्या आप वापस लाएंगे? कंफ्यूजन ये है, महिला सम्मान का बात करके हरियाणा के मंच पे दीपेंद्र हुड्डा वहां मौजूद थे और एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, किस तरह से उसका शोषण होता है हमने देखा। कोई बड़ा नेता कुमारी शैलजा को छोड़ के बोलता नहीं है। ये बात करते हैं संविधान की, राहुल गांधी संविधान हाथ में उठाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। कभी इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिला और महिलाओं को बराबर का हक मिले, इस पे बात नहीं करी। और सबसे बड़ी बात है, मोहब्बत की दुकान का नाम लेते हैं, नफरत का सामान लगाते हैं। क्या ये बताएंगे जब गाली देते हैं आप चुने हुए प्रधानमंत्री को, कब्र खोदते हैं उनकी, ठीक है, तो क्या वो मोहब्बत की दुकान है? ठीक है, मैं जवाब रागनी आप जवाब दीजिएगा, रागनी आप जवाब दीजिएगा इस कंफ्यूजन को लेकर, लेकिन इससे पहले एक अपडेट मैं दे दूं। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट आगे हो गई हैं। 4437 वोटों से विनेश फोगाट ने बढ़त बना ली है। अब से कुछ देर पहले विनेश फोगाट जुलाना सीट से पिछड़ रही थी, लेकिन एक बार फिर विनेश फोगाट बीजेपी के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं और करीब 4500 वोटों से विनेश फोगाट ने इस समय जुलाना सीट पर बढ़त बना ली है। आइए रागिनी, वो कंफ्यूजन को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया, प्लीज जवाब दीजिए।
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो जो ये प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, बंधुत्व, सामंजस्य, समन्वय की बात है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संघियों को समझ में नहीं आती है। तो मोहब्बत की दुकान तो गुलजार होगी और नफरत का बाजार जो है वो ठंडा पड़ेगा। ये मैं फिर से दोहराती हूँ। अब मैं 370 पर आ जाती हूँ। कांग्रेस पार्टी 370 के बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है। अरे आपका सुपड़ा साफ हो गया। कश्मीर रीजन में तो 370 लाने के बाद लोकसभा की 3 सीटों में से 1 सीट पर भी ये चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब विधानसभा का चुनाव आ गया तो उसमें जम्मू रीजन में भी इनकी क्या दुर्गति हो रही है, उसके बाद भी ये 370 का डंका बजा रहे हैं। ये सोचते थे कि 370 के बाद मोदी जी की तूती बजेगी, असल में भारतीय जनता पार्टी में जूतियां बज गई और इसी का कारण है कि आज इनका सुपड़ा साफ कश्मीर से होता हुआ दिख रहा है। अब ये बात कर रहे थे कि गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी। अरे ये दीदी और दीदी ये कौन कर रहा था भाई? ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोलता था? ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को, यूपीए चेयरपर्सन को, एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कौन बोल रहा था? ये सब नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे थे। ये शायद इनको एमनीजिया है, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, भूल जाते हैं भाजपा के प्रवक्ता जो अपने प्रधानमंत्री की कथनी होती है। और मैं एक और आज सवाल पूछना चाहती हूँ, इनसे मैं पूछती हूँ। देखिए, चुनावी हार जीत जो है ना, वो मुद्दों, ये नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर अगर राहुल गांधी चले तो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक अधिकारों में विश्वास है। और ये क्या बोलेंगे? अरे ये संघी तो थे जब संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान जब बना, तो ये प्रतियां जलाते थे संविधान की और कहते थे कि मनुस्मृति को संविधान बनना चाहिए। मोहन भागवत लगातार कहते रहे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो मैं फिर से गौरव भाटिया से कहती हूँ कि आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा बता दूं, मैं आंकड़ा फिर से बदल गया है और बीजेपी और मजबूत होती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। अभी तक का आंकड़ा 48 था, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, 46 वाला जादुई आंकड़ा, बीजेपी और कंफर्टेबल पोजीशन में 49 बीजेपी, कांग्रेस 35। ये हरियाणा के रुझान है जिसमें बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए, अब 11:30 बजने वाला है, मतलब कुल मिलाकर काउंटिंग शुरू हुए, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से करीब 3.5 घंटे का समय पूरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब यहां से जो रुझान है वो कमोबेश इसी दिशा में कुछ कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे। यहां से बड़े उलटफेर की कितनी गुंजाइश बाकी रहती है, इस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्टेबल और इतिहास रचती हुई हरियाणा में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं कमल खिलाने का जम्मू कश्मीर की सत्ता में सपना बीजेपी का, वो क्यों चकनाचूर हो रहा है? गौरव भाटिया जी, इसको लेकर आपका एनालिसिस। रोमाना जी, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, हालांकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हम पिछली बार के प्रदर्शन से बेहतर करेंगे ये हमें यकीन है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे ये हमें यकीन है। लेकिन जो मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार लड़ाई हारनी पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। आप विचारधारा पे अडिग रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं देश का हित हो। अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी था, पहला शब्द, हटाने की हिम्मत जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी, मनमोहन सिंह में नहीं हुई। वो अगर किसी में थी तो नरेंद्र मोदी जी में थी और पूरे देश में जश्न मनाया गया। ये पिछड़ों की बात करते हैं। कश्मीर में जो पिछड़े हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलता था। क्या राहुल गांधी ने कभी टिप्पणी करी, उनके बारे में सोचा? महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलता था। वहां पे जो कानून थे पॉक्सो के, वो नहीं लागू होते थे बच्चों के हित में। क्या इन्होंने कभी कुछ बोला? तो मैंने आपसे क्या कहा, कई बार एक लड़ाई हार के युद्ध जीता जाता है। भारत के हित में अगर कोई कार्य है, वो करने की हिम्मत किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी से घमंड दिखाई दे रहा है। हम तो कह रहे ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक काम करता है, लोकतंत्र भारत का जीवित है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्या बता पाएंगी? राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र मर चुका है। अगर लोकतंत्र मर चुका है तो फिर चुनाव हुए, बढ़ चढ़ के जनता ने हिस्सा लिया, तो राहुल गांधी गलत हो गए। ईवीएम आज ठीक है कि नहीं, कृपया करके ये भी बता दे। और सबसे बड़ी बात है,
कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटक गए एक साल में। क्या ये सच नहीं है? जहां बम 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 होता था इनके समय में, वहां बर्फ के बम के गोलों से खेल रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी। क्या ये बदलाव हमने नहीं देखा? बदलाव बिल्कुल देखा हमने, और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम तो आज जो आंकड़े जो है वो दिलचस्प अंदाज में दिखाते हैं ना। आज हमने लाल चौक से भी आंकड़ा दिखाया और दर्शकों को ये बताकर दिखाया कि वही श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक है, जहां कभी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल वही तैनात नजर आते थे, जहां कभी पत्थरबाजियां होती थी। लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद तिरंगे के रंग में रंगा हुआ लाल चौक, जहां तिरंगा लहराता है शान से।